सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि एक बार ये पता कर लूँ कि मेरे पास कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पीआरसी पास कर लिया हुआ है और कैफ में पहली बार अपीयर होना है इस सितंबर अटेम्प्ट में। कुछ बच्चों का रिज़ल्ट आना है, लेकिन आप कौन से ऐसे बच्चे जो पहले कैफ का पेपर दे चुके हैं? सही। और कौन से ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी पीआरसी का एक आध पेपर देना है? कोई ऐसा नहीं है जिसका पीआरसी का कोई पेपर पेंडिंग हो, रिजल्ट वेटिंग है, ऐसा ही है? लो जनाब, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं। आज की जो बेसिकली हमारी क्लास है ना, ये ओरिएंटेशन है। सब्जेक्ट पढ़ने से पहले ये वाली चीज़ डिसाइड कर लेना कि सब्जेक्ट की नौइयत क्या है, कैसे पढ़ाया जाएगा, क्यों पढ़ना चाहिए, इसका क्या फ़ायदा है, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो एक इंट्रोडक्शन अपना करवा दूँ। अली इमरान मेरा नाम है, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाइड हूँ। 2 साल इंडस्ट्री में काम किया है, टीचिंग एक्सपीरियंस। असल में जब इंडस्ट्री में जॉब की तो उसके साथ साथ मैं पढ़ा रहा था, और पढ़ाते हुए मुझे समझ आ गई कि यार ये वाला काम मैं अच्छा कर रहा हूँ। मतलब जो मैं पढ़ाता हूँ मुझे पढ़ाते हुए भी अच्छा लगता है और जिसको पढ़ाता हूँ उसको भी समझ आता है। तो फिर वो शौक़ डेवलप होता गया। ऐसा डेवलप हुआ कि मैं मेरा बिज़नेस था वो मैंने छोड़ दिया, मैंने फुल टाइम टीचिंग शुरू कर दी। डेडिकेशन के साथ फुल टाइम पढ़ाना शुरू किया। और फिर 2017 में मुझे याद है, जब अभी व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा इन नहीं था, सीए में जब मैंने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए थे, आईकेब लाइब्रेरी में बच्चों को पेजेस दिए, उनसे डाटा लिया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और उनको जो उनके क्वेश्चंस होते थे उसमें उनको असिस्ट करता था मैं। अब तो खैर ये रूटीन बन गई है और सब लोग ही इस तरफ है, लेकिन पहले ऐसे नहीं था शुरू में। तो फिर वो पैशन बन गया और पढ़ाना तो क्लास के अंदर होता है, उसके अलावा क्लास आउट ऑफ क्लास सर्विस शुरू कर दी बच्चों की, जो हेल्प पूरे सीए में ओवरऑल जहाँ पर ज़रूरत होती है हम अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर बच्चों को सर्व कर पाते थे। और अल्टीमेटली अल्लाह ताला की ऐसी मेहरबानी हुई कि एक ट्रस्ट विन कर पाया स्टूडेंट्स का, और फिर ज़्यादा फोकस से और ज़्यादा मेहनत से पढ़ाने लग गया। मेरी एक आदत रही है शुरू से कि मेरे पास जो बच्चे पढ़ने आते हैं मैं कभी भी उन्हें फॉर ग्रांटेड नहीं लेता। ये नहीं सोचता कि ठीक है पढ़ रहे हैं तो फिर क्या। मैं एक भार लेता हूँ इस बात का कि उन्होंने मुझ पे एतमाद किया, और ये जो एतमाद आपने मुझ पर किया है कि हम सर अली इमरान से पढ़ लें और इंशाल्लाह पास हो जाएंगे, तो मैं इसका बाकायदा इसको फील करता हूँ इस बात को, और उसका भार लेता हूँ और कोशिश करता हूँ कि यार जो आप लोगों ने एतमाद किया है मैं उस पर पूरा उतरूँ और अपनी पूरी एफर्ट करूँ। तो वो बस एक डेडिकेशन पैशन चलता रहा साथ साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ख़ास पॉइंट तक पहुंच गए कि आज जो है वो तकरीबन मुझे 10 साल से ज़्यादा ही हो गए हैं पढ़ाते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स ऑडिट मेरे कोर एरियाज़ हैं। अब ये डाटा वाला जो पेपर आया है ये भी जो है इंशाल्लाह अगली अटैम्प्ट से शुरू होगा, लेकिन ये एलोकेट हो चुका हुआ है कि इंशाल्लाह ये मैंने बढ़ाना है। ऑडिट एश्योरेंस एंड रेटेड सर्विस अलबत्ता सीफैब लेवल पर भी है, और मेरे स्टूडेंट के मेरिट सर्टिफिकेट भी हैं।
और इसके अलावा आई कैप जो हर सेशन की क्लोजिंग पर जो आई कैप में होता है ना रिवीजन सेशन, उसमें पूरे पाकिस्तान से जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 साल से एक आध अटैम्प्ट के अलावा वो हर बार अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही शॉर्ट लिस्ट होता हूँ और एक अच्छा सब वहाँ पर भी कर चुका हूँ, क्योंकि आई कैप एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है कि हम बचपन से देख रहे होते हैं। वहाँ पर जाना और वहाँ पर सर्व करना जो है ना वो एक ऑनर है, और उसको मैं ज़रूर हाईलाइट करता हूँ लाइफ में भी कि अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जाकर सर्व कर सके हम। क्योंकि अपने तौर पे तो हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन जहाँ पर बेस्ट ऑफ द बेस्ट मौजूद हों उनकी मौजूदगी में आप वहाँ पर जाएं और उसको पढ़ाएं तो वो एक ऑनर की बात है। पता नहीं अब जो ज़हन में आया लिख दिया। आगे चलते हैं काम की बात की तरफ। वो ये है कि कुछ ऑनलाइन बच्चे हैं और कुछ फिजिकल हैं। मैंने कुछ प्रॉब्लम्स देखे हैं। देखो बच्चों, मैं फर्स्ट डे आपके साथ डिस्कस क्या करना चाहता हूँ, एक ना तरीका है। अल्लाह ताला का भी नया नया रमज़ान गुजरा है तो मैं आपको बताऊँ, अल्लाह ताला का भी एक तरीका है कि अल्लाह ताला इंसानों को बताता है कि तुमसे पिछले लोगों ने क्या गलतियाँ की और उन पर क्या अज़ाब आए, क्या अच्छाई की और उन्हें क्या अजर दिया जाएगा। ऐसे है ना। अच्छा, हम ओवर द पीरियड देखें ना, अगर मैं 10 साल से या 10.5 साल से पढ़ा रहा हूँ तो प्रैक्टिकली मैं 21 पेजेस पढ़ा चुका हूँ। 21 सेमेस्टर्स मैं पढ़ा चुका हूँ, और उस 21 सेमेस्टर्स में बहुत से बच्चे आए। मैंने उन बच्चों के अंदर क्या खामियां देखी और क्या खूबियां देखी, मैं चाहता हूँ मैं आपके साथ डिस्कस करूँ ताकि आप उन गलतियों से बचें और उन अच्छाइयों को अडॉप्ट करें। आप मेरा पॉइंट पिक करें। ये बेसिकली एक थीम है। तकरीबन 5 साल, हाँ 2018 ज़्यादा ही हो गए, 6-7 साल हो गए मुझे ऑनलाइन टीच करते हुए। मैंने क्या प्रॉब्लम्स ऑनलाइन बच्चे को पढ़ते हुए फील की वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। सर, क्लास में मौजूद बच्चे सवाल पूछना चाहते हैं तो उनके ज़हन में खौफ ही होता है कि यार मैं सवाल पूछूंगा तो कोई कह देगा कि यार इसको ये भी नहीं पता, या कोई साथ से बच्चा हंस पड़े तो वो बंदे का कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। अच्छा, हम पहले दिन ही ये आपस में डिसाइड करते हैं कि एक दूसरे की इज्जत का ख्याल रखना है और ऐसा एनवायरनमेंट क्लास में हो कि कोई बच्चा कोई सवाल भी पूछे तो कोई साथ वाला बंदा उसको डिस्करेज ना करे। हम तो वेलकम कर ही रहे हैं, मैं तो कहूँगा कि शाबाश सवाल पूछो, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान साथ वाली क्लास के माहौल में से की वजह से डिस्करेज हो जाता है। कोई बेटी मेरी सवाल पूछे तो कोई लड़का कह दे कि ये क्या सवाल है, तो सारी लड़कियां डिस्करेज हो जाएंगी कि अच्छा अब हमने नहीं पूछना। या कोई लड़का सवाल पूछे और लड़की जो है वो कह दे कि इनको ये भी नहीं पता, तो वो भी बड़ी अजीब बात है। आपस में एक दूसरे के साथ कैसी पॉजिटिवली एक ऐसा एनवायरनमेंट हो जहाँ पर आप जेन्युइनली लर्न करना चाहते हैं। सवाल पूछें, अगर आपको उस सवाल का जवाब आता है साथ वाले को नहीं आता तो पूछने दो ना यार उसे, बजाय इसके कि आप सवाल पूछो और साथ वाला जो है वो आपको टॉन्ट कर दे, फिर उसके बाद आप इंतज़ार करते रहो कि अल्लाह करे अब ये भी सवाल पूछे, और उस सारे लेक्चर में उसके सवाल का इंतज़ार करते रह जाओ, वो सवाल पूछे ही ना। सर समझ आ रही है यार। एक पहले दिन ही मैं चाहता हूँ कि ऐसा माहौल क्लास का बन जाए कि पॉजिटिवली सवाल पूछे जा सके। अच्छा, फिजिकल वालों के लिए तो ये होता है कि भाई हाथ खड़ा किया और सवाल पूछ लिया। अब ऑनलाइन वालों के लिए इशू क्या होता है, अब ऑनलाइन वाले जो हमारे साथ लाइव मौजूद हैं उनके पास एक ऑप्शन है
आपके पोर्टल पर एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, उस क्वेश्चन मार्क को क्लिक करें और उससे अपना सवाल लिख दें। मैं जैसे ही आपका सवाल देखूंगा तो अप्रोप्रिएट टाइम पे उसको आंसर कर दूंगा। हाँ, अलबत्ता ये मेरी प्रेफरेंस होती है कि आज के दिन का सवाल आज के दिन में एड्रेस हो। पॉइंट समझ आ रहा है? तो उसमें ये होता है कि आपने सवाल लिखा और मैंने उस सवाल को पढ़ा, देखा और उसको रिस्पॉन्ड कर दिया। तो आपके पास एक हैंड रेज करने की ऑप्शन है जो हाथ बना हुआ है, और एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, वहाँ पर कमेंट करने की, क्वेश्चन करने की ऑप्शन है ऑनलाइन वाले बच्चे जो लाइव मौजूद हैं उनके लिए। तीसरे नंबर पे जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनके पास व्हाट्सएप मौजूद है। वो क्या कर सकते हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। एट टाइम्स मैंने ये देखा कि व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना, उसमें बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। आपने जो, अब ये रूटीन है, अब हर बंदा इस चीज़ को समझता है कि यार आपने मैं मोबाइल उठाया और देखा कि 170 मैसेज हैं, तो मुझे नहीं लगता 95% बच्चों के बारे में मैं श्योर हूँ कि वो 170 मैसेज नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब जब वो इतने ज़्यादा मैसेज जो इकट्ठे हो गए वो नहीं पढ़ेंगे तो उसमें काम की इन्फॉर्मेशन भी ज़ाया हो जाएगी। यस और नो? अच्छा, अब उसका हल मैंने ये निकाला है कि यार आपके व्हाट्सएप ग्रुप को हम एडमिन ओनली पे कर देते हैं। और आप में से जो बच्चा भी सवाल पूछना चाहे डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप करें। आपने सवाल पूछा कि सर आज क्या पढ़ाया है, जो बच्चा क्लास में आया उसके लिए वो रेलिवेंट ही नहीं है, उसको तो कोई मसला नहीं है, उसको ये इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। लेकिन वो बच्चा जो मिसाल के तौर पे 1000 प्लस बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में होते हैं, तो वो सारे बच्चों तक ये मैसेज जाता है। जो मेरा ख्याल है कि 1000 बच्चे आए तो उसमें से 995 बच्चे के लिए वो सवाल रेलिवेंट ही नहीं है, तो वो क्यों इस क्वेश्चन को देखें। तो इसका हल हमने दो किए हैं। एक, सबसे पहले कि व्हाट्सएप ग्रुप को एडमिन ओनली कर दिया, और आपको 42888078 ये नंबर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपके पास आपके टीचर का नंबर हो जिसको आपने सेव किया हो, डायरेक्टली उनको मैसेज करें, सर ये बता दें। उससे क्या होगा, आपके पास रेलेवेंट टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन आएगी, जो आपको चाहिए, जिसको चाहिए वो मैसेज कर रहा है, जिससे इंफॉर्मेशन चाहिए उससे खत्म होगी बात। हाँ, अब अगर आपने मुझसे कोई बात करनी है तो आप मुझे मैसेज करें, मैंने आपसे कोई बात करनी है तो मैं एक एक बच्चे को इंडिविजुअली तो मैसेज नहीं कर सकता। मैं क्या करूँगा, मैं ग्रुप में मैसेज करूँगा या हमारे टीए करेंगे, करवा दूंगा। आप मेरा पॉइंट भी करें, कम्युनिकेशन समझ आ गई है। आपने मैसेज करना है, मैं हाजिर हूँ। मैंने मैसेज करना है आप सबको, तो मैं इंडिविजुअली मैसेज नहीं कर सकता, बल्कि क्या करूँगा, ग्रुप में मैसेज करवा। पॉइंट समझ आ गए? ये इसकी थीम है। इसके अलावा हमारी ये ऑनलाइन वालों के लिए, इस पर सभी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी एक तो ये लाइव क्लास होनी ही है, इसके अलावा एक वीकली क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, वो भी लाइव होता है। मिसाल के तौर पे जुमे वाले दिन शाम 4 से 5 वेबिनार पे एक सेशन होगा, आप सबके पास लिंक होगा, आप उस सेशन को ज्वाइन करें, जो सवाल पूछना है मैं हाजिर हूं। जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उन लोगों के पास क्या ऑप्शन है कि आप रिकॉर्डिंग देखते रहें, व्हाट्सएप करें, मैं हाजिर हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि सर जी नहीं, मैंने सवाल किया, मौके पे जवाब, फिर सवाल फिर जवाब, आप क्वेश्चन आंसर ज़्यादा करना चाहते हैं, रियल टाइम में करना चाहते हैं, तो
उस लाइव सेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन वालों के लिए इसके साथ साथ ये वाली ऑप्शन है कि अगर आप कोई सवाल पूछने चाहते हैं मुझसे पर्सनली, आप सबके लिए भी है, फिजिकल वालों के लिए भी, ऑनलाइन वालों के लिए भी, वो मुझसे टाइम ले लें और मेरे ऑफिस आ जाएं। जो सवाल आप पूछना चाहते हैं मैं उसके लिए भी हाजिर हूँ। तो आपके जहन में कोई सवाल हो, आप सिर्फ उसको मुझ तक पहुंचा दें, व्हाट्सएप के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए, खुद आके, तो उसके बाद वो मेरी जिम्मेदारी है उसको एड्रेस करना, उसको बताना। मेरी जो सबसे मेजर फोकस होता है कि मैं आपके क्वेश्चंस को इनकरेज करूं, आपके जहन में जो बात आए उसको मैं एड्रेस कर पाऊं। लेकिन मैं ये बात कब एड्रेस करूंगा? जब आप वो पूछ लेंगे। और आप वो सवाल कब पूछेंगे? जब आप कंफर्टेबल होंगे अपने टीचर से और उस माहौल से जहां पे सवाल पूछना। अगर आपको पता होगा यार इस सर से सवाल जब भी करो ये उल्टा बेइज्जती कर देते हैं, तो आप सवाल नहीं पूछेंगे। आपको ये टेंशन हो कि मैं सवाल पूछूंगा तो बाकी सब हंसेंगे, तो आप सवाल नहीं पूछेंगे। आपको ये टेंशन हो मैं सवाल पूछूं जवाब नहीं मिलेगा, तो आप सवाल नहीं पूछेंगे। आप मेरा पॉइंट समझ आ रहे? मैं इन सारे पहलुओं को एड्रेस कर रहा हूँ। क्लास का माहौल भी इंशाल्लाह ऐसा होगा कि जो बच्चा चाहे जो मर्जी सवाल पूछ ले। इसके अलावा अगर कहीं प्रॉब्लम हो, आप पर्सनली मेरे पास भी आ सकते हैं सवाल पूछने के लिए, व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। तो मैंने सारे एवेन्यूज़ खोल दिए हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं कि मैं हमेशा ये बात, मेरा दिल चाहता है, मेरी क्लास में इतने बच्चे आते हैं, मेरी ख्वाहिश होती है कि हर बच्चे को लगे कि इस दुनिया में इस क्लास लेते हुए एक मैं हूँ और एक सर। आपने देखा वो कुछ स्टेडियम में अक्सर शोज़ होते हैं, तो उसमें एक मिसाल के तौर पे पियानो आर्टिस्ट है, वो पियानो बजा रहा है और स्टेडियम में एक लोग बहुत से बैठे हुए हैं। अच्छा, वो पियानो बजाने वाले पर एक स्पॉटलाइट आती है, तो पूरे अंधेरे में सिर्फ एक पियानो बजाने वाला होता है और एक आर्टिस्ट होता है और बाकी सब लोग होते हैं। अच्छा, जो बंदा इंडिविजुअली बैठा उसको देख रहा है तो उसको कुछ और नज़र ही नहीं आता, सिर्फ वो वाला बंदा। ऐसे होता है ना? अच्छा, वो वाली फील कब बन जाती है? ऑल्दो स्टेडियम भरा होता है लोगों से, लेकिन सवाल पूछने वाले को ऐसे लगता है कि जैसे सिर्फ वो है और वो आर्टिस्ट है। इसी तरह मेरी ख्वाहिश है कि आप क्लास में इतने कंफर्टेबल हों कि आपको लगे कि सिर्फ मैं हूँ और सर है, दरमियान में कोई चीज़ प्रॉब्लम ना बने। मैं भी पॉजिटिवली इस चीज़ पर बहुत पॉजिटिवली काम करता हूँ कि यार बच्चे के जहन में सवाल है तो हम उसे इनकरेज करें, सवाल पूछो और पूछो। अक्सर ऐसा होता है कि जो सवाल आप पूछते हैं वो भी अगले 5 मिनट में उसका जवाब आना ही होता है। ऐसा भी होता है कि जो सवाल आप पूछते हैं तो हम कहते हैं कि यार ये बात अभी इस टॉपिक से रेलेवेंट नहीं है, हम इसको बाद में करेंगे। लेकिन बाद से मुराद उस दिन की ही होती है एंड तक। एक चीज़ और है कि मैं जो बच्चा घर से आया है, क्लास से नहीं है, जो ऑनलाइन क्लास ले रहा है, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि उसको वापस सवाल लेके नहीं जाना चाहिए। आप सवाल करके जाएं, ठीक है? और इंशाल्लाह हम मेक श्योर करेंगे कि आपको बहुत अच्छे से एंटरटेन भी करें। ये टीचर इंटरेक्शन के बारे में सारी डिस्कशन थी। स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हों और सोच ये रहे हो कि मैंने वापसी पे दही लेके जाना है, तो वो क्लास में फिजिकली तो मौजूद होंगे लेकिन मेंटली मौजूद नहीं होंगे। सर, एक बंदे ने अगर 10 ईंटें अपने कांधे पे रखी और उसने छत पे लेके जानी है और उसने कांधे में 10 ईंटें हैं और वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा है और छत पे जा रहा है और रास्ते में सोच रहा है कि मैंने वापसी पे दही लेके जानी है, तो उसका काम हो रहा है, ईंटें छत पर पहुंच रही हैं, दिमाग में वो जो भी सोच ले। लेकिन अगर आप क्लास लेते हुए ये सोचेंगे कि मैंने वापसी पे दही लेके जाना है, तो आपका काम रुक जाएगा। रुकेगा या नहीं? डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे ना। जो सीखना है वो नहीं सीखेंगे,
जो समझना है वो नहीं समझेंगे। अब ये तो फिजिकल सामने बैठा हुआ बंदा है, जो ऐसे होता है तो हम कहते हैं भाईजान वापस आओ, तो जो घर बैठा हुआ साथ साथ चाय पी रहे। अब इधर टीचर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहा है, तो वो कह रहा है भी बिस्किट की तरह बिस्किट चाहिए। अब वो चाय कैसे बिस्किट ढूंढ रहा है, इतने में वो कॉन्सेप्ट निकल गया। और हमें कैसे पता चलता है? क्लास के बाद एक बच्चा कहता है सर ये फलां सवाल का जवाब दे, तो मैं कहता हूँ भाईजान ये अभी तो पढ़ाया है। कहता सर मैंने तो सारा लेक्चर सुना है। फिर उन्हें कहते हैं भाई 26 मिनट वाली बात दोबारा सुनो। तो कहते हो खूब मैं ध्यान से नहीं सुनी। ऐसा हो जाता है सर। गेम मैं आपको बताऊं, इस दौर में एक बच्चा अगर सामने बैठा हुआ है और अटेंटिव नहीं है तो वो नहीं सीख पाएगा, और एक बच्चा जो फॉर एग्जांपल स्कर्दू बैठा हुआ है और तवज्जो से बात को सुन रहा है वो सीख जाएगा। मेरा पॉइंट समझे? हालांकि मैं समझता हूँ और मैं एडवोकेट हूँ इस बात का कि दुनिया ने इतनी तरक्की की और इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन फिर भी क्लास के अंदर मौजूद होकर क्लास लेने का कोई मुतबादिल नहीं है, कोई ऑल्टरनेट नहीं, उतना अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप क्लास में खुद मौजूद होके मेंटली प्रेजेंट ना हो तो फिर आपसे बेहतर वो है जो ऑनलाइन पढ़ रहा है और मेंटली प्रेजेंट। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो आपको इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाना चाहिए। अटेंटिव रहें, एक्टिव रहें, सवाल पूछें, बात को ध्यान से सुने। जो बात आपको समझ नहीं आती हाथ खड़ा करें, पूछें। ये कौन हाथ खड़ा करेगा? जो बात ध्यान से सुन रहा है और जिसको लग रहा है कि ये बात हजम नहीं हो रही। सर बच्चे सीरियस नहीं हो पाते। देखिए 2 दिन 4 दिन जो है वो सीरियस हो जाते हैं। अभी नई नई फीस जमा कराई है, सीरियस हैं। नया नया PRC पास किया है, सीरियस हैं। आहिस्ता आहिस्ता 2 दिन 4 दिन आगे बढ़ेंगे तो आप जो है वो अगले पॉइंट पर पहुंच जाएंगे कि यार क्या करें। वो 4 दिन संजीदगी के गुजर गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स हो जाएंगे। कोई दोस्त होगा वो कहेगा कि क्लास बाद में ले लेंगे, आज समोसे खाने चलते हैं। किसी दिन कोई काम पड़ जाएगा, किसी दिन कोई मुसीबत होगी। 4 दिन क्लास लेंगे, 1 दिन क्लास छोड़ेंगे, 2 दिन क्लास छोड़ेंगे, उससे अगले दिन क्लास लेंगे तो वो क्लास कवर नहीं होगी पिछली, तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता इस तरह करते करते लेक्चर पेंडिंग में चले जाते हैं। सर मेहनत बाद में आती है, पहले सीरियसनेस आती है। उर्दू का एक लफ्ज़ है जिद्दोजहद, हम जिसको जद्दोजहद कहते हैं, ये लफ्ज़ है जिद्दोजहद। जिद किसको कहते हैं? सीरियसनेस को, संजीदगी को। जोहद कहते हैं कोशिश को। कोशिश बाद में आएगी, पहले आप क्या होंगे? सीरियस होंगे कि मैंने ये काम करना है, मैंने ये टारगेट अचीव करना है। मेरा पॉइंट पिक करें तो सबसे पहले सीरियस हों और फिर कोशिश करें। ज़िंदगी में ना कुछ चीज़ों के बारे में बंदे को बड़ा सीरियस होना चाहिए। मिसाल के तौर पे हम लोग, मैं आपको एक बात समझाने लगा हूँ। हम लोग आम तौर पे घर से, दूसरे शहरों से भी जो आए हुए हैं और जो यहाँ पर भी मौजूद हैं, वो अपने प्रोफेशन को लेकर सीरियस हों। यार ये वो वाला काम है जिसको आपने बहुत ध्यान से सीखना है और फिर इसकी बेस पर सारी उम्र पैसे कमाने हैं। इस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। और मैं इसको ऐसे समझाने के लिए ऐसे कहता हूँ कि आप में से हर बंदे ने ये बात बताई हुई है या उसके बारे में सबको पता है कि ये क्या कर रहा है, ये CA कर रहा है। अब जाहिर बात है जिसको पता चलता है CA कर रहा है उसके ज़हन में आता है आपका एक इमेज कि यार आप अच्छे संजीदा बंदे हैं जो अपना टारगेट लेकर चल रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या आप इसके अलावा आप में से कोई बच्चा जॉब कर रहा है? नहीं कर।
अगर आप जॉब नहीं कर रहे और 20-21 साल की उम्र में आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि वो तो आपको ठीक करनी चाहिए। यानी ऐसा कैसे मुमकिन है कि आप ये कह रहे हैं कि जी मैं तो आजकल सीए कर रहा हूँ, सीए, और वो क्लास मिस कर दें, सीए से रिलेटेड क्लास मिस कर दें, या जो क्लास में काम दे उसको घर ना करें, जबकि आप कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी का उन्वान ही यही है। आपसे कोई बंदा ही पूछे भाई आप क्या करते हो, तो आप क्या कहेंगे? मैं सीए कर रहा हूँ, यही कहेंगे ना। तो सर ये तो आपकी ज़िंदगी का उन्वान है, इस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, इसको सीरियसली लें। आपका कोई दोस्त आपको कहते हैं यार मैंने शर्ट लेनी है, क्लास कल पढ़ लेंगे, चलो शर्ट लेने चलें, तो सर इसका मतलब ये है कि आप पढ़ाई को लेके सीरियस नहीं है, आप सीए को लेके सीरियस नहीं है। आप सीए के साथ मजाक करेंगे, सीए आपके साथ कर देगा। ये तो जो पीआरसी आपने पढ़ा इसमें तो आपको ये फील नहीं हुआ, लेकिन जब आप कैफ लेवल में आएंगे तो कैफ लेवल में आपके पास इतना मार्जिन नहीं है कि आप उसको इजी लें। मैंने एक वीडियो सीरीज़ बनाई है, इंशाल्लाह 2-4 दिनों में उसको आपके साथ ग्रुप्स में भी शेयर करूँगा कि पीआरसी और कैफ लेवल में डिफरेंस क्या है बेसिकली, किस एग्ज़ाम यानी टेक्निक में क्या डिफरेंस है, अप्रोच में क्या डिफरेंस है, एग्ज़ाम जो है वो एमसीक्यू बेस्ड है, ये डिफ़िकल्टी लेवल में कितना डिफरेंस है। इस सारी चीज़ को मैंने प्रॉपर वीडियो बनाकर इसको रख दिया, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। मेरा प्लान था कि एक इंटरेक्शन हो जाए, उसके बाद ये वाली बात की जाए। मकसद सारी बात करने की है कि भाई इस चीज़ को समझो, देखो आपकी ज़िंदगी में सीए की एक इम्पॉर्टेंट जगह है, आपका फ्यूचर इससे मुंसलिक है। ना आपने अपनी दोस्ती छोड़नी है, ना आपने अपनी लाइफ को ख़राब करना है, लेकिन सीए की प्रायोरिटी को ऊपर करें। आपकी ज़िंदगी में आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उस पर फोकस करें। हाँ वो वाला सीए से रिलेटेड जो आपका टास्क था वो कंप्लीट हो गया है, दोस्तों के साथ बैठें, गपशप लगाएं, उनके साथ शर्ट लेने चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं, एंजॉय करें, नॉर्मल लाइफ गुजारें, लेकिन सीए को प्रायोरिटाइज करें। हमने मेरिट सर्टिफिकेट वाले बच्चों को पढ़ाया है, उनसे बात की है, और मेरा अपना दोस्त, हम इकट्ठे पढ़ते होते थे, उसका मेरिट आ गया। तो मैंने एक ही आदत देखी, वो कहते हैं यार हम रोज़ का काम रोज़ करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि उसके ना उसने पेपर दिए, उस दौर में उसने दिए थे 4 पेपर, तो चारों पास हो गए। तो हमने उससे कहा कि यार ट्रीट दो। उसने कहा चलो ठीक है, इस फ्राइडे को हम चलेंगे बाहर, मेरी तरफ से ट्रीट है। सारी बात डन हो गई, फ्राइडे का दिन बन गया। तो फ्राइडे वाले दिन सर ने क्लास में टेस्ट अनाउंस कर दी कि कल टेस्ट। अब ये जो मेरा दोस्त था, इसने कहा क्लास के बाद, कहता है यार मेरी वादा है आपसे ट्रीट का, लेकिन आज नहीं, मंडे को या टेस्ट के बाद कर लेंगे। हमने कहा यार अजीब बात है भाई, हमने तो खाना ही नहीं खाया इस चक्कर में कि ट्रीट है, मुफ्ता खाएंगे। उसने कहा यार माजरत है, मैं इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। सीरियस था ना अपनी पढ़ाई को लेके। सर उसने 4 एक बार पास की, 4 एक बार पास कर ली। ये कैफ ऐसा है कि कुछ लोग 1-1, 2-2 पेपर लेके सोचते हैं कि यार ये पास हो जाए बड़ी बात है। कुछ इस तरह आंधी तूफान की तरह आते हैं और कैफ पास करके निकल जाते हैं। 4 एक बार पास किए, 4 एक बार पास किए, साल में कैफ हो गया। वो एक बच्चे के साथ बैठा होता है, वो कहता है मेरा कैफ हो गया, वो कहता है मैंने एक बार 2 दिए थे, 1 पास हुआ है, इस बार 3 दिए थे, कोई पास नहीं हुआ। तो 1 साल बाद एक बच्चे का, जो इकट्ठे आए हैं कैफ में, एक बच्चे का स्टेटस होता है 8 पास
और एक बच्चे का स्टेटस होता है एक पास। ये सब कुछ आप पर है, आप इस सब्जेक्ट को कितना सीरियसली लें। मैं ये सारे बच्चे देख के आपको बात बता रहा हूँ, मैं कोई ख्याली बात नहीं बता रहा कि ऐसा हो सकता है, मुझे पता है ऐसा है, ऐसा ही होता है। आपके साथ भी बहुत से बच्चे हैं जो आप इकट्ठे पीआरसी से आए हैं, कुछ ऐसे होंगे जो 1 साल बाद आर्टिकल ढूंढ रहे होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो 1 साल बाद ये देख रहे होंगे कि यार मेरा तो एक पेपर पास हुआ है, स्कीम चेंज होगी, अब क्या करना है, वो ये सोच रहे होंगे। तो भाई इसको सीरियस लें, इसके साथ मजाक ना करें। अगर पीआरसी लेवल पर आपने कोई असाइनमेंट्स कुछ जुगाड़ लग गई है तो वहाँ पर हो जाता है, ऐसे कैफ लेवल पर नहीं होता। कैफ लेवल पर सिलेक्टिव स्टडी का इतना मार्जिन नहीं होता। आप सीरियस नहीं होंगे, आप रेगुलर नहीं रहेंगे, आप पंक्चुअल नहीं रहेंगे, प्रॉब्लम है। टेस्ट को ना देना ये भी सीरियस ना होने की निशानी है कि आप टेस्ट ही नहीं दे रहे। सर टेस्ट देने, आपको चैप्टर पढ़ लिया, चैप्टर समझ आ गया, मुझे कैसे पता चलेगा? एक दिखाए मैं कहूँ भाई जो बात कह रहा हूँ समझ आ रही है, आपने कह दिया हाँ जी समझ आ रही है, ये फीडबैक मेरे लिए काफ़ी नहीं है। मैंने आपको एक बात कही, आपने कहा मुझे समझ आ गई, आप घर गए, आपने जाके वो किताब पढ़ी, आपको वो बात अगले दिन टेस्ट हुआ, उस वीकेंड पे टेस्ट हुआ, आपने टेस्ट दिया, और उस टेस्ट के रिजल्ट से मैंने देख के नतीजा निकालना है बच्चों को बात समझ आ रही है या नहीं, पॉइंट समझ आ रहा है। तो इस चीज़ को अपने ज़हन में रखिए, टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, और मेक श्योर करें कि आप टेस्ट दें और टेस्ट को जो है ना सीरियस लें। सर टेक्स्ट के बारे में ये फील करना कि ये एक थ्योरेटिकल पेपर है और रट्टा लगाएंगे काम हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। टेक्स्ट बेसिकली कानून है, ज़ाहिरन तो कानून अंग्रेजी में लिखा हुआ है, लेकिन 80% न्यूमेरिकल है। 80% जो पेपर है वो न्यूमेरिकल होता है। स्टूडेंट एक्सपेक्टेशन वर्सेस टीचर एक्सपेक्टेशन एक हमारी डिस्कशन है, इसको हम आप लोगों को इन्वॉल्व करेंगे साथ। आप लोगों ने एनरोलमेंट कराई, सोचा टैक्स पढ़ना है, ये सोचा सर अली इमरान से पढ़ना है। मैंने आपको पहले कहा कि मैं इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेता, मैं बाकायदा जो है ना इस हवाले से अलर्ट होता हूँ और इसकी अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करता हूँ। लेकिन आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम ज़रा प्लीज़ इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? इंडिविजुअली हर बच्चा, जी भाई आप सबसे पीछे बैठे हुए हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने टीचर से जिसके पास आप टैक्स पढ़ने के लिए आए हैं? इसको थोड़ी देर पॉज कर दें वीडियो को। बहुत से बच्चों ने अपनी क्या कहते हैं एक्सपेक्टेशन बताई है, लेकिन अगर मैं आपकी जगह यहाँ पे बैठा होता तो मैं अपने सर से 2 बातें करता कि सर मैंने 2 ही चीज़ें सोच के फ़ीस जमा कराई है। पहली बात ये कि जो आप कहें, जो बात बताएं वो मुझे समझ आए, मुझे टैक्स की समझ आए, पहली बात। दूसरा ये कि आप ऐसे पढ़ाएं कि मेरा पेपर पास हो, चूँकि पढ़ाने की डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा इसी तरह क्लास में बैठा हुआ था, उसने कहा कि सर मैं असल में चाहता हूँ कि मैं टैक्स का वकील बन जाऊँ और आप ऐसे मुझे पढ़ाएं कि मुझे केस डील करने आ जाए। मैंने कहा सॉरी, आपकी एक्सपेक्टेशन हम इस क्लास में पूरी नहीं कर सकते। उसकी वजह ये कि मेरे जहन में हर वक्त क्या चल रहा है, आई कैप के पास पेपर्स। मैं तो जो पढ़ाता हूँ टॉपिक दिमाग में सोचता हूँ आई कैप ने कैसे पूछा हुआ है या कैसे पूछ सकता है। सर समझ आ रही है? तो आई एम वेरी क्लियर कि किस तरह से लेके चलना है इसको, और हम प्योरली आई कैप फोकस स्टडी कर रहे हैं। ये जनरल टैक्स नहीं है, ये स्पेसिफिक है।
सर समझ आ रही है? ये कस्टमाइज्ड है और हम अल्हम्दुलिल्लाह ये उस लेवल का कस्टमाइज है जो जनरल से बहुत ऊपर है, और जिसको ये समझ आ जाए वो और लोगों को गाइड कर रहा होता है। मगर जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आई एम वेरी क्लियर कि यार ये डायरेक्शन है, इस तरह का सवाल आई क्या पूछता है, इस तरह का नहीं पूछता, अच्छा जिस तरह का पूछता है हम उस तरह की बात कर लेते हैं। पॉइंट समझ आ रहा है? तो मेरा ध्यान बड़ा क्लियर है कि मैं आई कैप के पेपर को फोर्सी करता हूँ, उसको देखता हूँ, उसको सोच के बढ़ाता हूँ। ये जितने लोगों ने आपसे मशवरा किया, आपको बताया, इन सब ने पास किया ना पेपर। ये जो पास किया है ये मेरा टारगेट है, और सर समझ आ रही है? तो इस चीज़ को ही आपने भी जिन में, अब सर आपने भी इतनी बातें की और मैंने सारी सुनी, कुछ मेरी भी सुनना है। टीचर स्टूडेंट से कोई लंबा चौड़ा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा यार। क्या जो स्लाइड पे मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो स्लाइड पर आपको पढ़ाया जाएगा वो एग्जैक्टली वही आपकी किताब में भी लिखा होगा। इंशाल्लाह कल आपको नोट्स मिल जाएंगे। रेगुलरली टेस्ट देना, बुक साथ पढ़नी है, और सिर्फ 1 घंटा क्लास के अलावा आप पढ़े रोज का रोज, काफ़ी है। आखिरी महीने में जाके इसकी ज़रूरत बढ़ जाती है, अदरवाइज 1 घंटा काफ़ी अगर आप रोज टेक्स्ट का पढ़ें। सर जी असल गेम हार्ड वर्क नहीं है, असल गेम कंसिस्टेंसी है। अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो टेक्स्ट में 3 टॉपिक्स हैं। सर जी सबके पास आ गई शीट्स, इन लोगों के पास नहीं आई। आप सब लोगों के पास पहुंच गई हैं? जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट हो जी सर। अच्छा अब अगली बात यह कि 3 हिस्से हैं आपके पेपर के। एक हिस्सा इंट्रोडक्शन टू टैक्स, दूसरा हिस्सा इनकम टैक्स, तीसरा हिस्सा सेल्स टैक्स। आई कैप वाले कहते हैं इंट्रोडक्शन में से आएगा 5 से 10 मार्क्स का, इनकम टैक्स में से आएगा 60 से 75 मार्क्स का, और सेल्स टैक्स में से आएगा 20 से 30 मार्क्स का। अच्छा मुझे 1 मिनट पहले, अच्छा इमरान मुजीब ने कहा है कि सर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पेपर पास हो जाए इंशाल्लाह। आई एक्सपेक्ट कि टैक्स के कॉन्सेप्ट पेपर के समझ नहीं आते बुक से, वो आप इजी वर्डिंग में समझाएं इंशाल्लाह, ताकि हम टैक्स के न्यूमेरिकल होते हैं 80% न्यूमेरिकल पेपर है तो उसको हम इजीली सॉल्व करें। जी अभी आपके साथ डिस्कस करूँगा कि 80% होता है। सर आपकी वॉइस बहुत रुकती है भाई, वॉइस रुक रही है, वॉइस बिल्कुल क्लियर है, बाजू का स्टूडेंट के इंटरनेट में इशू होता है। सर मेरे पास लास्ट अटेम्प्ट की बुक है, इस अटेम्प्ट में चल जाएगी। 13th एडिशन आपने लेना है। अगर पिछली किताब भी हो उसके बारे में मैं बताऊंगा, उसे ज़ाया ना कीजिएगा। सर मेरे पास लास्ट, अच्छा सर प्रिपरेशन आई क्या बुक से करें या फिर आपके नोट्स हैं जिसके बारे में भी मैं गाइड करता हूँ। मेरी किताब है अपनी, इसके अंदर सब कुछ है। अच्छा अब ज़रा हम इस तरफ आ जाएं। आपको मैंने शीट्स दे दी हैं भाईजान, इसकी PDF सारे ग्रुप्स में भी शेयर करनी है जो शीट्स बच्चों को दी हैं। अच्छा पहले 3 चैप्टर से 5 से 10 नंबर का, चैप्टर 4 से चैप्टर 16 तक 60 से 75 नंबर का, और 17 से 19वां जो सेल्स टैक्स है उसमें 20 से 30 मार्क्स का। अच्छा ये स्केड्यूल आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है। आपको मैं बता चुका हूं कि 4 अगस्त इज द डेट, और मैं ब्रेक करके बताया भाईजान हर वीक का जो स्केड्यूल और प्लान है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। हर वीक में टेस्ट है भाईजान, आपके 15 टेस्ट होने हैं। हर वीक में कितना कितना पढ़ना है ये बताया। ये देखो आई कैप के रिजल्ट की छुट्टी भी कंसीडर की है। ये देखो इस वीक में मिड टर्म है, उसके लिए भी ब्रेक दी हुई है। ये बड़ी ईद की छुट्टियों को भी कंसीडर किया है, ये आशूर की छुट्टियों को भी। यार मेरा पॉइंट पिक कर रहे हो? ये सारे पहलुओं को कंसीडर करते हुए ये प्लान किया है। मुझे याद नहीं, शायद 300 से ज़्यादा बार टेक्स्ट पढ़ा चुका हूँ, तो एक एक चीज़ का एग्जैक्टली प्लान किया हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ कब कब कैसे कैसे पढ़ानी है। ठीक है, आपने इंशाल्लाह फॉलो करना है अच्छे से।
आप अगर बच्चों को बाहर रोक लें तो वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। खैर अभी आप बैठ जाइए। अच्छा जी, आगे चलने लगा हूं। अगली बात यह है सर, जाहिरन तो टैक्स एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट लगता है, लेकिन यकीन माने 20% सिर्फ रट्टा आता है, 80% न्यूमेरिकल आता है। और न्यूमेरिकल के लिए क्या करनी पड़ती है? प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अच्छा जी, उसके बाद जो अगली बात है वो हमारी आज की आखिरी बात है, वो ये है कि भाईजान पहले ये पास पेपर एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इस पास पेपर एनालिसिस की ख़ास बात क्या है? इस पास पेपर एनालिसिस की ख़ास बात यह है कि ये आपको चैप्टर वाइज गाइड करेगा किस चैप्टर में किस किस अटेम्प्ट में कितने कितने मार्क्स आए हैं। स्प्रिंग 22 से लेके स्प्रिंग 25 तक की 7 अटेम्प्ट्स हैं ये, किस किस चैप्टर से कितने कितने नंबर का पेपर आया। IQ वाले कहते हैं पहले 3 चैप्टर में से 5 से 10 मार्क्स का पेपर आएगा, लेकिन असल में 7 मार्क्स का आया पिछली बार। IQ वाले कहते हैं इनकम टैक्स में से 60 से 75 का आएगा, लेकिन असल में 69 का है। IQ वाले कहते हैं 20 से 30 मार्क्स का आएगा सेल्स टैक्स में, लेकिन पिछली बार 24 मार्क्स का आया है। ये वाला पेपर बड़ा कीमती है ताकि आप हर चैप्टर के बारे में गेज कर सके कि भाईजान किस चैप्टर की कितनी इंपॉर्टेंस है। सर जी, दिस इज कैफ टू टैक्स प्रैक्टिसेस, इसकी बात कर ली। बड़ी अहम बात यह है कि किताब, सर जी किताब मेरी है। अब तो देखें 13वां एडिशन छपने वाला है, 12 एडिशंस हो चुके हैं। बड़े अरसे से मैं ये किताब बना रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ। इस किताब की ख़ास बात यह कि इसमें ICAP की सारी बातें लिखी हुई हैं। ICAP के अलावा कुछ एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। ऑटम 14 से लेके आज तक के सारे पास पेपर्स हैं, टॉपिक वाइज एग्रीगेटेड हैं, अपडेटेड सॉल्यूशन है उसके। और हमने मेक श्योर किया कि इस तरतीब में इस पूरे सिलेबस को लेके चलें कि जो ईजीएस्ट पॉसिबल वे हो। एक ख़ास बात इस किताब की एक और है कि कोई बच्चा ICAP की किताब पढ़ा है और वो मेरी किताब पढ़ना चाहता है, तो ICAP का जो चैप्टर और जो यूनिट है मेरी किताब में भी वही चैप्टर वही यूनिट है। और पास पेपर्स सारे विद अपडेटेड सॉल्यूशन मौजूद हैं, जो खुद ICAP की किताब में भी नहीं होते उस तरह से। तो भाई ये सारी चीज़ें, ये डिस्कशन है। इंशाल्लाह कल हम चैप्टर नंबर 1 शुरू कर देंगे। इस प्लान को आपको शेयर कर दिया है। यहाँ पर लेक्चर ख़त्म है 11:30 से 12:30 वाली क्लास का। अगला लेक्चर वाले बैठे रहें, बाकी सब जा सकते हैं। कल चैप्टर 1 आपके साथ पढ़ाना शुरू कर देंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।